डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंग्लो मैसूर रिलेशंस पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग अब तक 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैसूर रियासत के उदय को देखा था। उसके बाद हैदर अली के उदय को देखा था। फिर हैदर अली के साथ अंग्रेजों के जो 2 संघर्ष हुए थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसका हम लोग अध्ययन किए थे। आज इस कड़ी की आखिरी क्लास है और अंतिम क्लास है ये, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा और अंततः वो असफल रहा और भारतीय शासन व्यवस्था में उसने क्या कुछ नयापन किया, क्या कुछ नई देन दी। तो इस क्रम में हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जहां तक टीपू सुल्तान का प्रश्न है, तो टीपू सुल्तान का जन्म जो है वो 1750 ईस्वी को हुआ था। और इसके पिता का नाम, जैसा कि आप जानते हैं, कर्म सिर्फ पूरा कर रहे हैं, हैदर अली था। और इसकी माता का नाम फातिमा था। ये काफी योग्य और महत्वाकांक्षी था। इसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी वो ये थी कि अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना। और इस क्रम में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसकी प्रसिद्ध उक्ति थी ये, यानी बराबर वो बोला करता था कि शेर की एक दिन की जिंदगी एक दिन का जीवन गीदड़ के 100 दिन के जीवन से अच्छा है। दिन के जीवन से अच्छा है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहां तक उसकी क्रियाविधि का प्रश्न है, अपने जीवन काल में उसने कृषि एवं उद्योग पर बल दिया। मालाबार क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया। विदेशी व्यापार को प्रश्रय दिया। अरबी लेख युक्त सिक्के जारी किए। इसके अलावा
1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। इसके अलावा जैकोबीन क्लब का सदस्य बना। इसके अलावा पूर्णैया को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट रिपो के माध्यम से जल सेना का गठन किया। और साथ ही साथ श्रृंगेरी मंदिर एवं शारदा मंदिर पर उसने काम किया। तो जहां तक टीपू सुल्तान का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वो अपने समय का एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरा था जिसकी आकांक्षा थी कि भारत से अंग्रेजों को दूर किया जाए, भगाया जाए। आमतौर पे हम लोग पूर्व के क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि 3 ऐसी शक्तियां थी भारत में औरंगजेब के बाद। मराठे थे, मैसूर की शक्ति थी और सिखों की थी, जिससे आशा की जाती थी कि अंग्रेजों से या विदेशी शक्तियों से भारत को मुक्त कराएगा या भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान करेगा। और तीनों की तीनों शक्तियां असफल रही, किसमें? अंग्रेजों को भारत से भगाने में। तो हम लोग ये देख रहे हैं 2 दिनों से कि आखिर मैसूर कैसे सफल रहा, असफल रहा। तो उस क्रम में देखा कि मैसूर का जो प्रथम शासक था हैदर अली, तो उसने अपने जीवन में बहुत कोशिश की कि हम अंग्रेजों के शक्ति को कुचल दें और उसे देश से बाहर कर दें, लेकिन स्थानीय समर्थन नहीं मिलने के कारण और अंग्रेजों की कूटनीतिक और सैनिक श्रेष्ठता के कारण हैदर अली सफल नहीं हो सका। हैदर अली के बाद उसका पुत्र जब गद्दी पर बैठा तो अपने बाप से भी काफी योग्य और महत्वाकांक्षी था। उसका बाप तो सिर्फ सैनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन पुत्र सैनिक, प्रशासन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण था। टीपू सुल्तान ने इस बात को देख लिया कि किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी शासन व्यवस्था की मजबूती सिर्फ सैन्य बल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है तब तक वो देश या वो राज्य या वो शासन मजबूत नहीं होता है। और इसको दृष्टिगत रख करके उसने शासक बनने के बाद सारे कामों को किया। तो हम इसी क्रम में टीपू सुल्तान का अध्ययन करने जा रहे हैं। जहां तक प्रारंभिक बात है तो उसका जन्म 1750 में हुआ और 1799 में वो मारा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कुल आयु कितनी थी? 49 साल। पिता का नाम हैदर अली, माता का नाम फातिमा था। काफी योग्य और महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी वो था तो उसकी सबसे सर्वोच्च महत्वाकांक्षा जो थी, वो सबसे सर्वोच्च उद्देश्य ये था कि वो अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराए।
प्रथम ये ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के खतरे को महसूस किया था उस समय में, जिस समय में भारत में राष्ट्रवादी भावना नहीं पाई जाती थी। तो एक प्रकार से अगर देखिए कि आधुनिक युग में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रवादी भावना का उदय 19वीं शताब्दी में 1857 के विद्रोह के बाद ग्रेजुअली होना शुरू हुआ, लेकिन शासक के स्तर पर अगर देखा जाए, जो 18वीं शताब्दी का समय था भारत में, तो शासक के लेवल पे अगर कोई शासक था जिसमें नेशनलिज्म पाया जा रहा था, जो एक देश के रूप में सोच रहा था और विदेशी शक्ति के खतरे को महसूस कर रहा था, वो एकमात्र सत्ता थी टीपू सुल्तान की। उसने इस नेशनलिज्म को सबसे पहले महसूस किया। और ये कैसे कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि इस ग्राउंड पे उसने देशी रियासतों से मदद मांगी कि हम लोग स्थानीय आधार पे जिस प्रकार से भी शासन करें, विदेशी शक्तियों को भारत में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय शक्तियों में एकमात्र टीपू सुल्तान ऐसा था जिसमें राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म की भावना पाई जा रही थी। हालांकि ये विवाद का विषय है, इस पर हिस्टोरियन बहुत सारे सहमत होते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी तर्क के खातिर ये बात तो उठ ही गई। अब देखिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के परिवेश में वो हमेशा एक उक्ति कहा करता था, और इसके अंदर जो था वो एक राज छुपा हुआ था। ये सेंटेंस कह करके टीपू सुल्तान बहुत बड़ी बात कह रहा था, और सेंटेंस उसका क्या था कि शेर के एक दिन के जीवन गीदड़ के 100 दिन के जीवन से बेहतर। अर्थात इसमें जो बातें अंतर्निहित थी वो ये कि हम अंग्रेजों से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम एक शेर की तरह जीवित रहेंगे, अगर शक्ति कम रही तो मारे जाएंगे, तो वो हमारे लिए बेहतर है, न कि ये कि हम अंग्रेजों की चापलूसी करें और गीदड़ की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें। तो अगर अंग्रेजों से चापलूसी करना होगा तब तो हम जीवित रह जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों का विरोध करना होगा तो ये शेर का काम है, और शेर एक दिन ही जिंदा रहे वो उसके लिए बहुत बेहतर है। तो एक प्रकार से इस सेंटेंस के माध्यम से उसने बाकी भारतीय शक्तियों के बारे में राय कायम कर ली, या कह दिया कि बाकी जितनी भारतीय शक्तियां थी वो सब के सब अंग्रेजों से समझौता कर रही थी, मुआहदा कर रही थी। आप गौर से देखिए, आपने मराठा पढ़ा, बीच बीच में निजाम पढ़ रहे हैं, सबकी संधि अंग्रेजों से हो रही है, लेकिन मैसूर की संधि नहीं हुई कभी अंग्रेजों से। मैसूर की संधि हुई भी तो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद जय पराजय हुआ, ये जो भी हुआ, उसके बाद परिस्थिति वश जो है संधि हुई। बीच में किसी क्षेत्र को लेने के लिए, देने के लिए किसी के विरुद्ध कोई संधि मैसूर के रियासत के सुल्तानों ने कभी भी नहीं किया। तो इस बात को प्रमाणित करता है कि टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से किसी प्रकार के समझौता करने के पक्ष में नहीं था। जो 3 समझौते हुए वो युद्ध के बाद हुए और परिस्थिति जंग हुए, लेकिन बाकी के जितने भी थे, जैसे मराठे थे, ये निजाम था, तो ये क्या था, ये आप हिस्ट्री में पूर्व से पढ़ते चले आ रहे हैं कि समय समय पे 12 महल का, उत्तरी सरकार का, या फिर दक्षिणी भाग में जो मद्रास का सीमा विवाद था, इसमें बहुत बार समझौता हुआ है। और इस समझौते का मतलब क्या हो कि अंग्रेजों की सत्ता को आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैसूर में न ही टीपू सुल्तान ने इस तरह का कोई समझौता किया और न ही उसके पिता ने समझौता किया। क्यों नहीं किया? कि वो अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत से निकालना चाहते थे, इस क्रम में वो मर भी जाए तो इसका कोई उनको चिंता नहीं थी। इसी आधार पे उन्होंने ये उक्ति कही थी, ये स्टेटमेंट्स दिया था। अब टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उस क्रम को अगर पूरा कर लेंगे हम तो टीपू सुल्तान का चरित्र हम लोग को समझ में आएगा कि आखिर किस कैरेक्टर का व्यक्ति था, क्या चाहता था वो। युद्ध तो हम लोग पढ़ेंगे ही, असल तो पढ़ना युद्ध ही है, लेकिन उसके कृत्य को भी जानना चाहिए कि आखिर क्या काम किया। जैसे हैदर अली के कृत्य को हम लोगों ने देखा था, तो हैदर अली के कृत्य में देखने में लोग क्या किया कि उसने अपने आप को सिर्फ सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत किया, और उस समय के लिए उसकी यह नीति सही थी क्योंकि एक मामूली सैनिक था। सैनिक के श्रेष्ठता प्राप्त के कारण ही वो मराठों के आक्रमण से मैसूर की रियासत को सुरक्षित कर पाया। सैनिक श्रेष्ठता के आधार पर ही नंदराज और देवराज के चंगुल से कृष्णराज को मुक्त करा पाया।
अगर सैनिक श्रेष्ठता उसके पास नहीं होती तो मैसूर रियासत का तो उसी समय समापन हो जाता। मराठे उसके धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते। तो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार हैदर अली का सैनिक उत्कर्ष करना, सैनिक काम करना श्रेष्ठ था। लेकिन जब सत्ता हाथ में आ गई, जब सेना सुदृढ़ हो गया, तो उसके बेटे की जब बारी आई तो उसने उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया। और उसका क्या विश्वास था कि अगर किसी शासन को या किसी राज्य को शक्तिशाली बनना है तो इसके लिए सिर्फ सुदृढ़ सैनिक क्षमता ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होगा तो भूराजस्व की प्राप्ति अच्छी होगी, भूराजस्व की प्राप्ति अच्छी होगी तो हम पूर्ववर्ती सेना को और मजबूत बनाएंगे और नवीन सैनिक क्षमता में वृद्धि करेंगे। तो ये और फिर जनता भी जो है स्वयं खुश रहेगी, किसी प्रकार का अशांति नहीं होगा। तो सैनिक सक्षमता के साथ साथ टीपू सुल्तान ने कृषि पर भी जोर दिया, उद्योग पर भी जोर दिया। कृषि के लिए नहरों का जाल बिछाया उसने, बिचौलियों से मुक्त किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। यानी बीच में जो मिडिल क्लास थे, टैक्सेशन की वसूली करके हड़प जाया करते थे, वो सब खत्म किया। उद्योग धंधे को प्रश्रय देने के लिए सरकार की ओर से जो है सहायता दी। यही नहीं, विदेशी व्यापार को भी प्रमोट किया। तो ये सब ऐसे कृत्य थे जो बहुत कम समय में टीपू सुल्तान के द्वारा मैसूर में किया गया, और जिससे ये टीपू सुल्तान की युक्ति नहीं है बल्कि हेक्टर मुनरो जो उस समय टीपू से लड़ा था, उसने जो कमेंट्री किया है कि संपूर्ण भारतीय प्रदेश में अगर कोई बहुत खुशहाल राज्य है, उसके जनता काफी संपन्न है, तो मैसूर की रियासत है। एक अंग्रेज का टिप्पणी था। तो मैसूर इतना खुशहाल क्यों बन गया था? टीपू सुल्तान के प्रयत्न की वजह से, क्योंकि उसने कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, साथ ही साथ विदेशी व्यापार को प्रश्रय देने के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई। यही नहीं, मालाबार का जो केरल का इलाका था, तो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था वो मालाबार तट, लेकिन सड़कों का जाल नहीं था, जिसके वजह से मालाबार का बंदरगाही क्षेत्र और भारत का आंतरिक भाग आपस में नहीं जुड़ पाते थे। तो यातायात की सुगम व्यवस्था के लिए मालाबार क्षेत्र में उसने सड़कों का जाल बिछा दिया। और इसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार को प्रश्रय देना नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र में टीपू के विरुद्ध विद्रोही लोग भी रहा करते थे। तो उन विद्रोहों का दमन करना भी सड़क निर्माण का एक उद्देश्य था। तो व्यापार भी उद्देश्य था और साथ ही साथ विद्रोहियों का दमन करना भी उद्देश्य था इस सड़क निर्माण के लिए। इसके बाद पहले जो थे स्थानीय भाषा में मुद्रा चलता था, उसको चेंज करा के उसने अरबी लेख सिक्के चलाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर आता है कि अभी तक हैदर अली जो शासन कर रहा था तो एक स्वतंत्र स्थिति उसकी नहीं थी। चिक्का कृष्णराज को मार नहीं दिया था, महल पे कब्जा नहीं कर लिया था हैदर अली ने। जो वाडियार वंश का महल था मैसूर में, वो स्थापित था, शासक उसमें रह रहा था। साल में एक बार हैदर अली चिक्का कृष्णराज को जो है वो जनता का दर्शन कराने की जो परंपरा देवराज और नंदराज ने शुरू की थी, वो इसने भी किया। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मैसूर का शासक था चिक्का कृष्णराज। हैदर अली की भूमिका देवराज और नंदराज के समान थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब टीपू सुल्तान शासक बना तो उसके बाद इसने बाजाप्ते तौर पे वैधानिक रूप से बादशाह की उपाधि धारण कर ली। मतलब कि अब मैसूर का शासक जो है वो टीपू सुल्तान है। तो टेक्निकली अगर पूछा जाएगा आपको तो वाडियार वंश और उपस्थित जो रहता है वो 1787 से 1799 के बीच में। ये कहीं पर पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। जो एक चीज देख लीजिए आप, थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर दे कि वाडियार वंश 1612 में स्थापित हुआ है ना। 1612 से लेकर करके आप कहिए तो 1787 ईस्वी तक वो शासन करता रहा। और 1787 से लेकर के ये जो पीरियड है 1799, इसी पीरियड में वाडियार वंश नहीं था। 87 तक कृष्णराज का रहा सर।
वाडियार वंश नहीं रहा, ठीक है ना। और 1799 के बाद पुनः जो है वाडियार वंश चला आया, ठीक है। अब ये जो चला आया तो यहां पर भी एक टेक्निकलिटी है जो समझिएगा कि वाडियार वंश इस समय से लेकर के 1799 से लेकर करके 1882 ईस्वी तक ये अधीनस्थ राज रहा। क्या रहा? अधीनस्थ राज। किसके अधीनस्थ? तो अंग्रेजों के। इसके बाद 1882 में एक घटना घटती है, वो ये कि लॉर्ड लीटन क्या करता है कि इस पर जो है सहायक संधि हटा लेता है, सहायक संधि हटा लेता है। तो इस समय से लेकर 1782 से लेकर के 1949 ईस्वी तक, कब? हाँ भाई पूरा बता दे रहे हैं। ये क्या हुआ? एक स्वतंत्र रहा। ये बात समझ में, ये रेखा चित्र आपको समझ में आ रहा है? हमको एक बैठ के याद पड़ गया तो हम चाह रहे हैं कि इसकी पूरी बात, चूंकि आमतौर पे जो छुपा हुआ चीज रहता है सवाल वहीं पर से राइज होता है। तो वाडियार वंश आप पढ़ रहे हैं, इसका शुरुआत कहां से होता है? 1612 ईस्वी से। ये किसका अवशेष पर बना था? तो विजयनगर के अवशेष पर। तो विजयनगर अवशेष पर बना था कैसे? 1565 से 1612 तक अरविडू वंश रहा अंतिम वंश विजयनगर साम्राज्य का। यह है दिमाग में बात। अब उसी के अवशेष पर फिर खत्म हो गया विजयनगर साम्राज्य 1612 से। 1612 से आ गया कौन? वाडियार वंश। तो ये यहां पर दिखाना है आपको हमको कि 1612 से 1687 तक आमतौर पे आप क्या मानते हैं कि 1612 से लेकर के 1761 ईस्वी तक, क्योंकि 61 में हैदर अली बन गया था। लेकिन टेक्निकली जो है वो वाडियार वंश का शासक ही शासन कर रहा था, सारे पर हस्ताक्षर उसी के हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हैदर अली की भूमिका नंदराव और देवराज के समान थी। पढ़ते हैं हम लोग कि शासक था, बोल देते हैं इसलिए कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से वही शासन कर रहा था, लेकिन वैधानिक रूप से मान नहीं था। वैधानिक रूप से शासक अभी भी कौन था हैदर अली के समय में? चीका कृष्ण राज। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन 87 में यह हुआ कि टीपू सुल्तान ने स्वयं को क्या किया? बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है। तो टीपू सुल्तान 87 में जो बादशाह घोषित किया, तो ये 1799 ईस्वी तक इसका मतलब क्या हुआ कि वाडियार वंश का सत्ता लुप्त हो गया। टीपू सुल्तान का सत्ता रहा है यहां पर। क्लियर? अब 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि मैसूर रियासत का लगभग 90% भाग को बांट देते हैं। कुछ निजाम को, कुछ मराठे तो नहीं लेते हैं, कुछ अपने पास रख लेता है। एक छोटा सा इलाका जो है वो मैसूर का वाडियार वंश के एक बालक को दे देता है। तो फिर से पुनर्जीवित हो गया वाडियार वंश 1799 ईस्वी में। लेकिन 1799 से इसकी स्थिति कैसी रही? तो अधीनस्थ राज की। क्यों? क्योंकि इसने सहायक संधि कर लिया था, सब्सिडरी अलायंस कर लिया था। किससे? अंग्रेज से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली से उसने क्या किया था? सहायक संधि कर लिया था। पढ़िए, ऐसे नहीं काम चलेगा, किताब को पढ़िए। क्लास का एक अपना अलग महत्व है। अब देखिए कि इसके बाद यानी 82 से 1799 से लेकर 82 तक अधीनस्थ की स्थिति रही। लीटन ने का एक अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है, तो कुछ हुआ होगा उसमें, तो उसने इससे सहायक संधि वापस ले ली। यानी अब पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र शासक बन गया। कौन? वाडियार। तो उस समय से 1949 तक ये स्वतंत्र रहा। फिर देश आजाद हो गया तो देशी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो उस वंश का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। अब वो जो है कर्नाटक एक स्टेट बन गया और वो भारतीय संघ का एक राज्य है। अब उसके राजा का कोई वैल्यू नहीं, हालांकि महल वहल है उसका, रहता है उसमें। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आपको जानना काफी जरूरी था, ठीक है।
मिटा दे इसको। यस। अब देखिए अपना सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बादशाह वाला से इतना बात बिगड़ गया। अब देखिए टीपू सुल्तान सिर्फ ये नहीं कि कूपमंडुकता का शिकार था, उसकी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि थी। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भाग ले रहा था। किस ढंग से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा दुश्मन जो था अभी वो फ्रांस था। और फ्रांस में ये समय था किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट का था। नेपोलियन बोनापार्ट एक विचारधारा के तहत चल रहा था और उसकी विचारधारा क्या थी? तो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म शब्द है, ये नेपोलियन की देन है। कहा जाता है कि उसने राष्ट्रवाद नामक सोई हुई रानी को अपनी जादुई छड़ी से जगा दिया। मतलब इसका यह हुआ कि जब वो यूरोपियन देशों में सैनिक अभियान करता था राजतंत्र के खिलाफ, तो सिर्फ यूरोप के राजाओं को वो पराजित ही नहीं कर रहा था टीपू सुल्तान। पराजय करने के बाद जनता में बहुत सारी भावनाएं भरता था वो। और वो भावना क्या थी? एक महत्वपूर्ण भावना राष्ट्रवाद की। वो राष्ट्रवाद का अलग जगाता था। वो जानता था कि अगर ये राजा शक्तिशाली रहेंगे तो फ्रांस एक नई व्यवस्था में करवट ले रहा है। और नई व्यवस्था क्या है कि लुई के शासन के, बुर्बो वंश के शासन के खिलाफ है। और वहां स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना फ्रांस में स्थापित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यूरोप के जितने देश हैं, सारे देश सब फ्रांस के विरोधी हो गए। तो फ्रांस को क्रांति के बाद सबसे ज्यादा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तियों, रिटेलिएटरी पावर्स का या फोर्सेस का सामना करना पड़ा। तो नेपोलियन ने इसका एक तरीका निकाला कि हम क्यों ना राजा को पराजित करने के बाद वहां की जनता में राष्ट्रवाद की भावना भर दे, ताकि वहां की जनता ही अपने राजा के खिलाफ हो जाए। तो न रहेगा बांस, न बजेगा बंसुरी, न राजा रहेगा, न वो राजतंत्र फ्रांस पर आक्रमण करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि उसने सोई हुई राजकुमारी को, वो राजकुमारी कौन था? राष्ट्रवाद था, जादू की छड़ी से घुमा दिया। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा था किसके बीच में? लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में। और इसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्लब की स्थापना की थी जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। और वो सभी देश के लोगों को इसका सदस्य बनाना चाहता था। कि जैकोबिन क्लब का अर्थ क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना। टीपू सुल्तान राजा था, बादशाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसकी क्रियाविधि लोकतांत्रिक थी। वो भी इस बात का समर्थक था कि जनता का शासन होना चाहिए। इसलिए टीपू सुल्तान ने बजाबते तौर पे जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। और यही नहीं, श्रीरंगपट्टनम में जो उसकी राजधानी थी, स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए, पौधे लगाए कि हम भी लिबर्टी के समर्थक हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजों को पराजित करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से भी समझौता किया। इस क्रम में उसने फ्रांस में, अफगानिस्तान में, मॉरिशस में, तुर्की में अपने दूत भेजे। किसके विरुद्ध? तो ब्रिटेन के विरुद्ध कि हमें सहायता दिया जाए। यह अलग बात है कि सहायता नहीं मिला, लेकिन नैतिक समर्थन तो मिला कि हाँ, भारत में कोई सत्ता है टीपू सुल्तान की जो अंग्रेजों से लड़ रही है, तो टीपू सुल्तान सही है, अंग्रेज वहां गलत है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसने अंग्रेजों को पराजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद का उसने प्रचार किया, ये समर्थन किया। उसके अलावा जो था वो उसने एक सेकुलर गवर्नमेंट की स्थापना की और उच्च उच्च पदों पर जो है हिंदुओं को नियुक्त किया वहां अपने शासन में। उसमें एक था पुरनैया, जो एक प्रकार का उसका सब कुछ था, प्रधानमंत्री था, बिना उसके परामर्श के कोई नहीं करता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंग्रेजों को किला का रास्ता दिखाने वाला अंतिम समय में यही व्यक्ति था, पुरनैया ही था। यानी 1799 में जो उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु का कारण जो है उसका प्रधानमंत्री ही बना था। व्यक्तिगत रूप से कुछ उसको
एलर्जी थी, जिसके वजह से उसने धोखा दिया, वो एक अलग इतिहास का विषय है। और ऐसा ऐसा बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अपने जल सेना को मजबूत करने के लिए उसने लेफ्टिनेंट रिपो जो फ्रांसीसी था, उसके अधीन उसने अपनी जल सेना को मजबूत किया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसका कहना था कि स्थल पर हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, लेकिन पानी को तो नहीं सुखा सकते। इसका अर्थ क्या है कि टीपू सुल्तान की सेना स्थल पर मजबूत थी, लेकिन अंग्रेज जल में मजबूत थे। अगर मान लिया जाए स्थल पर हम उसको पराजित कर भी देते हैं, तो जल में हम उसको पराजित नहीं कर पाएंगे, जल में हम हार जाएंगे, और जल में हार जाएंगे तो भारत से कभी बाहर नहीं जाएगा। तो अपने इस नौसैनिक शक्ति की कमजोरी से वो पूर्ण रूप से अवगत था। तो उस तरफ भी उसने प्रयास किया कि एक लेफ्टिनेंट रिपो के अधीन एक जल सेना बनाने की कोशिश की। धर्म सहिष्णु शासक था। इसका प्रमाण क्या है कि रिंगेरी का मंदिर था, वहां बहुत भव्य मंदिर, मराठा के लूट का शिकार हुआ था ये मंदिर, यानी मराठा लूट लिए थे, जिससे इस मूर्ति को, इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी। तो टीपू सुल्तान ने रिंगेरी के मंदिर की मरम्मत कराई। यही नहीं, शारदा का जो मंदिर था, उसकी जो मूर्ति थी, वो मूर्ति का दान जो है टिपू सुल्तान द्वारा दिया गया, और वो काफी भव्य मूर्ति थी, काफी कॉस्टली मूर्ति थी। नहीं, शारदा की मूर्ति आज भी है, वो टीपू सुल्तान के द्वारा दिया मूर्ति, जस का तस वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से कुछ बातें जुड़ी हुई थी जो टीपू सुल्तान से। अब हम लोग टॉपिक पर, मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसके शासनकाल में आपको दो एंग्लो मराठा मैसूर वार हुआ, एक थर्ड और एक फोर्थ। तो दोनों को देखेंगे कैसे कैसे लड़ाई हुई। तो हमारा अध्ययन का विषय होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर, ये कब से कब तक हुआ साहब? तो 1790 से 1792 है ना। अब देखिए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा अंत हुआ था? तो मंगलौर के संधि के द्वारा, याद है ना, मंगलौर की संधि। लेकिन मंगलौर की संधि से, इस संधि से टीपू सुल्तान असंतुष्ट, यानी उसको इसको ये मानने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में वो विदेशी शक्तियों से, विदेशी शक्तियां में तुर्की थी, फ्रांस था, अफगानिस्तान था, यहां पर अफगान सिर्फ लिख दे रहे हैं, तो इससे संपर्क साधा। अब इससे जो है तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन होगा? कार्नवालिस, याद होगा आपको, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस। जो कार्नवालिस था, ये असंतुष्ट हो गया और असंतुष्ट होकर के इसने स्वयं आक्रमण कर दिया। और जब स्वयं आक्रमण किया तो वेलूर और बंगलौर
पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। और जब श्रीरंगपट्टनम पहुंचा तो दोनों के बीच संधि हुई। संधि की शर्तें क्या थी? तो पहली शर्त तो ये थी कि आधा राज्य अंग्रेजों को मिला, उसके बाद 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल किया गया। आधा धन देने के कारण टीपू के 2 पुत्र बंधक के रूप में रखे गए। तो अब देखिए घटनाक्रम क्या है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। केस 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि से टीपू बहुत संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मंगलौर की संधि में ठीक है उसके जीते हुए क्षेत्र मिल गए, उसके बंदी वापस कर दिए गए और एक के अच्छे स्तर पर संधि हुई थी, लेकिन असंतुष्ट इसलिए था कि संधि तो अंग्रेज से हुई थी, यानी प्रत्यक्ष रूप से टीपू ने तो उसको एक भारत की सत्ता को स्वीकार किया कि अंग्रेज भी भारत की एक सत्ता है, पावर है। इससे उसको खींच था और अपनी नीति के कारण वो जानता था कि भविष्य में हमको युद्ध करना पड़ेगा, किससे? अंग्रेजों से। तो 84 से लेके जो 90 तक का समय है, 6 वर्ष का, ये टीपू के लिए काफी महत्वपूर्ण समय था। और महत्वपूर्ण इसलिए कि टीपू ने इसी समय में उसने जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि उसने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया, वो इसी समय किया था। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, उसको एक धुन समा गया कि हम आर्थिक रूप से अपने देश, अपने राज्य को संपन्न कर देंगे तो अंग्रेजों का मुकाबला हम अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और उसके बाद अगली कड़ी के रूप में यह होता है कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनकर करके आता है 1786 ईस्वी में, वो कार्नवालिस। तो कार्नवालिस को जो भारत में भेजा गया था वो एक उद्देश्य के तहत भेजा गया था। और उद्देश्य क्या था उसका? कि जितना साम्राज्य का विस्तार हो चुका है उतना ठीक है, अब आप नए क्षेत्रों का विस्तार नहीं करेंगे, नहीं युद्ध नहीं करेंगे। और जिन क्षेत्रों को जीत लिया गया है उसमें मुख्य रूप से भू राजस्व व्यवस्था और बाकी प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में अच्छे अच्छे काम आप कीजिए, ताकि जो जीता गया ब्रिटिश क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो जाए। तो इस उद्देश्य से कार्नवालिस को 1786 में भारत में भेजा गया। बात सुन में आ रही है? इसलिए आरंभ में कार्नवालिस ने यहां के स्थानीय मामलों में शासकों के झगड़ों के बीच हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर निजाम ने
कार्नवालिस से संपर्क के साथ करके इस बात का प्रस्ताव रखा कि टीपू ने बहुत सारे क्षेत्र हमारे विजिट कर लिए हैं, तो हमको जीतने में सहायता कीजिए। तो चूंकि अपने आने के जो आदेश थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उससे बंधा हुआ था, इसलिए उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन 90 तक आते आते कार्नवालिस की भी नीतियां चेंज कर गई कि जो परिस्थितियां थी देश की, उसमें यह देख लिया कि यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो है टीपू एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा और जो ब्रिटिश शासन के लिए चैलेंज होगा। तो इसलिए 90 तक आते आते टीपू के माने कार्नवालिस ने अपने घोषित नीति से हट कर करके हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी और निजाम से समझौता कर लिया। किस बात का समझौता किया कि आप जो भी युद्ध करेंगे उस युद्ध में हम आपका साथ देंगे, लेकिन जो मेरा शत्रु होगा, जो मेरा मित्र होगा, उसके खिलाफ आपका साथ नहीं देंगे। और जो मित्रों की सूची कार्नवालिस ने लिखी थी समझौते में, उसमें टीपू का नाम नहीं था। इसका मतलब क्या है कि टीपू को उसने जो है अपना शत्रु माना और टीपू ही से लेना था निजाम को क्या चीज, तो जमीनें लेनी थी जो टीपू ने कब्जा किया था। तो कहने का अर्थ यह है कि घोषित रूप से कार्नवालिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अब युद्ध करेंगे टीपू से। अभी तक 86 से 90 तक ऐसा नहीं हुआ था, 90 में जाके ये हुआ। इसी समय मराठों को भी उसने लालच दे करके कार्नवालिस ने अपने पक्ष में शामिल कर लिया। इस तरीके से इसके विरुद्ध यानी टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 शक्तियों का एक गठजोड़ हो गया, यानी अंग्रेज, निजाम और मराठा। बात समझ में आई? और निजाम और मराठे ये दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि अधिक क्षेत्र की प्राप्ति करना, और कोई उद्देश्य नहीं था। अब देखिए दूसरा पक्ष ये था कि टीपू भी मंगलौर के संधि से असंतुष्ट था। ये तो पक्ष बताया आपका किसका, कार्नवालिस का या अन्य भारतीय शक्तियों का। लेकिन टीपू भी जो था वो महत्वाकांक्षी था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ करके थी। उसका था कि हम अंग्रेजों को ही भारत से बाहर निकाल दें। अगर उसकी ये महत्वाकांक्षा नहीं रहती तो टीपू का अंत नहीं होता, वो भी एक देशी रियासत के तरह जीवित रहता। टीपू का अंत उसकी महत्वाकांक्षा के कारण हुई। अब महत्वाकांक्षा था क्या, तो भारत से अंग्रेजों को बाहर करना। तो ऐसी परिस्थिति में जब कार्नवालिस के दृष्टि से पानी सर से ऊपर बहने लगा, तो ये पहला ऐसा अवसर था मैसूर के साथ। आमतौर पे गवर्नर जनरल युद्ध में भाग नहीं लेता है, उसके लिए अलग अधिकारी होता है जिसको सेनापति बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें क्या हुआ कि कार्नवालिस खुद युद्ध में भाग लेता है और वेल्लूर बेंगलोर पर अधिकार करता हुआ जो है वो श्रीरंगपट्टनम, जो इसकी राजधानी थी, किसकी, टीपू सुल्तान के, वहां पहुंच जाता है। और चारों तरफ से इन तीनों की सेनाएं, यानी मराठे के भी, मैसूर की भी और अंग्रेजों की भी, श्रीरंगपट्टनम को निजाम, मराठे और अंग्रेजों की सेना श्रीरंगपट्टनम को घेर लेती है। जब घेर लेती है तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो सिवा समझौता करने के और कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जो समझौता होता है, ये पहला ऐसा समझौता था जो समझौता काफी झुक करके किया गया। क्यों? क्योंकि नहीं करता अगर टीपू सुल्तान तो उसी समय उसका अंत हो जाता। तो जितने क्षेत्र थे लगभग उसके आधा भाग अंग्रेजों को दे दिया। तो आधा भाग अंग्रेजों को दिया, तो उसमें से कुछ भाग जो है अंग्रेजों ने निजाम को दे दिया, कुछ भाग जो है अंग्रेजों ने जो है वो मराठों को दे दिया, और कुछ भाग अपने सुविधानुसार अपने पास रखे। और तभी उसने कहा था, हालांकि ये बात बाद में कही गई है, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ही, कि हमने नहीं, इसी में कहा गया है कि इसी संधि के बाद कार्नवालिस के द्वारा कि हमने जो है वो मित्रों को बहुत शक्तिशाली ना बनाते हुए भी
शत्रु को पूर्ण रूप से पंगु कर दिया। इसका अर्थ क्या कि मित्रों को, यानी मराठे और निजाम जो थे, उनको बहुत ज्यादा जमीन नहीं दी, इसलिए मित्रों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया, और शत्रु को पंगु कर देनी, शत्रु से सारी जमीनें छीन ली, उसके शक्ति का ये कर दिया। तो इस तरीके से आधे राज्य का बंटवारा हुआ। फिर 3 करोड़ रूप से युद्ध क्षतिपूर्ति के, जो हम लोग 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मेरा 3 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, ये दीजिए। तो आधा पैसा उसके पास था, टीपू के पास, तो दे दिया। बोला आधा बाद में देंगे, तो कार्नवालिस ने कहा नहीं, हमको यकीन नहीं है। तो उसके 2 पुत्र गिरवी रखे गए, किसके पास? अंग्रेजों के पास, कि जब तुम दोगे तब तुम्हारा ये 2 पुत्र हम वापस करेंगे। और इस तरीके से छात्रों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। क्लियर? अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर ये सिर्फ 1 साल चला, यानी 1799। लास्ट हो जाता। हाँ, ये लास्ट है। अब देखिए, अगर गौर से देखा जाए तो टीपू की स्थिति तृतीय युद्ध के बाद ही, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही दयनीय हो गई थी। अगर अंग्रेज चाहते तो इसी समय उसकी सत्ता को समाप्त कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक नीति के तहत ऐसा नहीं हो पाया। और नीति क्या था? तो नीति था कि सर जॉन शोर की अहस्तक्षेप नीति, यानी 92 के बाद, 1792 के बाद, 1792 में कार्नवालिस का गवर्नरी का काल समाप्त होता है और उसके बाद सर जॉन शोर का काल शुरू होता है। तो सर जॉन शोर जो भारत में आया, वो हस्तक्षेप की नीति को लेकर के आया था कि हम किसी भी भारतीय शक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि जितना क्षेत्र हमको मिला हुआ है उतना ही क्षेत्र पर हम शासन सुसंगठित करेंगे। बात समझ में आई? तो ऐसी परिस्थिति में टीपू सुल्तान बचा रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के लड़ने की पॉलिसी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल बना, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। ये आपको 1798 से लेकर करके 1805 तक भारत का गवर्नर रहा है। ठीक है? तो इसने एक ये नीति लेकर के आया जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक संधि। क्या बोलते हैं? सहायक संधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है? इसमें क्या था? इसमें इसका था कि देशी रियासतों के बीच अगर कोई झगड़ा है तो अंग्रेज में मध्यस्थता करते थे, साथ देते थे, और बदले में देशी रियासत को अंग्रेजों से इस बात का संधि करना पड़ता था कि जो फौज से सहायता करें उसका खर्च आप उठाइएगा, एक ब्रिटिश एजेंट आपके यहां रहेगा, कोई विदेशी संबंध आप स्थापित नहीं कीजिएगा, और सेना के खर्च के लिए या तो पैसा दीजिएगा या भूमि दीजिएगा। तो एक प्रकार से जिसने भी सहायक संधि की उसकी संप्रभुता गिरवी रखा जाती थी अंग्रेजों के पास, यानी वो एक सोवरेन स्टेट नहीं रह जाता था। कहने के लिए वो शासन कर रहा था, लेकिन वास्तव में वो एक प्रकार का पपेट शासन था।
अंग्रेज के इशारे पर शासन करता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास इस सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा कि तुम जो है सहायक संधि अंग्रेजों के साथ कर लो। इनकार करने पर लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया। कब? तो 1799। और इस आक्रमण में टीपू की मृत्यु हो। तो पूरा घटनाक्रम यह है कि प्रस्ताव भेजा कि सहायक संधि मान लो। अब यहां पर भी प्रमाणित होता है कि अगर टीपू जो है अपने सत्ता का भूखा होता तो जैसे अन्य देशी रियासत सहायक संधि कर रहे थे, ये करते, वैसे ये भी कर लेता, बच जाता। लेकिन इसने सीधा सीधा इनकार कर दिया, और ये जानते हुए कि हमारी शक्ति का भी मजबूत अभी नहीं है। तो इस समय जब श्रीरंगपट्टनम का घेरा लॉर्ड वेलेस्ली ने डाला तो पूर्णिया ने कहा जाता है कि धोखा दे दिया। उसके जो किले थे काफी सुदृढ़ थे, तो एक गुप्त रास्ता था। उस गुप्त रास्ते की सूचना जो है पूर्णिया ने लॉर्ड वेलेस्ली को दे दी, और उससे जो है सेना महल के अंदर घुस गया। तो जो फोर्थ कर्नाटक वार जो होता है, एंग्लो मैसूर वार जो होता है, वो किले के अंदर होता है। तो किले के अंदर बहुत बहादुरी से अन्य सैनिकों के साथ जो है वो टीपू सुल्तान लड़ता है, और जैसे अन्य सैनिक मारे गए वैसे टीपू सुल्तान भी मारा गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली को बहुत इच्छा थी कि हम उसको देखें कि कौन है टीपू सुल्तान, उसको देखना चाहता था, लेकिन अंग्रेज पहचानते नहीं थे। पूर्णिया तो भाग गया, सारे सैनिक इसके मारे गए, खून की नदियां बह गई थी श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर। आज भी आप जाइएगा तो आपको इस चीज का एहसास होगा, क्योंकि उतना खून मिट्टी पी हुई है तो मिट्टी का तासीर अलग हो गया। खड़े होइएगा तो आपको एक अजब सा अनुभव होगा उस भूमि पर। तो अंग्रेजों ने उसकी तलवार के बारे में सुन रखा था कि उसकी तलवार बड़ी विशेष प्रकार की है, उसका मूठ जो है, तो उसकी मरने के बाद भी टीपू के हाथ से उसका तलवार नहीं छूटा था। तो मूठ को जब देखा था, सारे के लाश के बीच में उसका लाश दबा हुआ था, तो सिर्फ हाथ उसका दिखाई पड़ा, तलवार का मूठ, तो उससे पकड़ा कि ये है। तो जब निशानदेही हो गई कि हाँ यही टीपू सुल्तान है, तो नजदीक जाने से पहले उस पर बहुत सारी गोलियां चलाई गई, कहीं जिंदा तो नहीं है। और तब जो है उसको पैर से जो है उल्टा किया गया और देखा गया कि मर चुका है। तो वो तलवार जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली जो है लेकर के ब्रिटेन चला, जो वहीं के बकिंघम पैलेस के संग्रहालय में आज भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वही तलवार अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी थी। और इस युद्ध के जीतने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने यह कहा कि अब पूरब हमारा है। इसी के बाद कहा था उसने क्या, कि अब पूरब हमारा है। पूरब का मतलब भारत, अब पूर्व हमारा है। ये किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। क्यों? कि यही वो शक्ति है कि जिससे हम लोग को खतरा था, बाकी जितने हैं उससे हमें कोई खतरा नहीं है। बाकी सब ऑटोमेटिकली हमारे अधीन आ जाएंगे, या नहीं आएंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा रोड़ा था कि इसके रहते हुए हम भारतीय साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं कर सकते थे। तो ये था छात्रों पूरा एंग्लो मैसूर रिलेशंस। हम समझते हैं कि हम पूरी तरीके से समझाने में आपको सफल रहे। कल से हम लोग सिख के बारे में पढ़ेंगे, सिख कैसे उदय होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।